राजकीय महाविद्यालय बाड़ी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताओं की चर्चा करेंगे। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के काव्य की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये हम जानेंगे। गुप्त जी स्वभाव से ही लोक संग्रही कवि थे और अपने युग की समस्याओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील रहे। उनका काव्य एक और वैष्णव भावना से परिपोषित था, तो साथ ही जागरण व सुधार युग की राष्ट्रीय नैतिक चेतना से अनुप्राणित भी था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, गणेश शंकर विद्यार्थी और मदन मोहन मालवीय उनके आदर्श रहे। महात्मा गांधी के भारतीय राजनीतिक जीवन में आने से पूर्व ही गुप्त जी का युवा मन गर्मदल और तत्कालीन क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित हो चुका था। अनग से पूर्व की रचनाओं में विशेषकर जयद्रथ वध और भारत भारती में कवि का क्रांतिकारी स्वर सुनाई पड़ता है। बाद में महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद और विनोबा भावे के संपर्क में आने के कारण वह गांधीवाद के व्यवहारिक पक्ष और सुधारवादी आंदोलनों के समर्थक बने। अब हम गुप्त जी की काव्य की विशेषताओं पर एक एक करके चर्चा करेंगे और इस संबंध में सबसे पहले गुप्त जी के काव्य की विशेषताओं की बात की जाए तो वो है राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता। गुप्त जी के काव्य में राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता है। इसमें भारत के गौरव में अतीत के इतिहास और भारतीय संस्कृति की महानता का ओजपूर्ण प्रतिपादन है। भारत भारती में देश की वर्तमान दुर्दशा पर क्षोभ प्रकट करते हुए कवि ने देश के अतीत का गौरव के साथ गुणगान किया है। भारत श्रेष्ठ था, है और सदैव रहेगा, यह भाव इनकी कुछ पंक्तियों में झलकता है। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला हिमालय गिर मनोहर और गंगा जल कहाँ, सब देशों से अधिक किस देश का उत्सर्ग है, उसका के जो उस भूमि है वह कौन भारत वर्ष है। दूसरे बिंदु के अंतर्गत हम देखते हैं कि गौरव में अतीत के इतिहास और भारतीय संस्कृति की महत्ता का प्रतिपादन भी गुप्त जी ने किया है। गुप्त जी ने अपने काव्य में भारत की सांस्कृतिक विरासत, उसके गौरव में अतीत, इसका वर्णन बड़े ही मनोयोग से किया है। उनकी बहुत सारी रचनाएं इसका उदाहरण हैं। जयद्रथ वध की बात करें, साकेत की बात की जाए, पंचवटी, बकसंहार, यशोधरा, द्वापर आदि रचनाएं इसके उदाहरण के रूप में भरी पड़ी हैं। पारिवारिक जीवन को भी इन्होंने यथोचित महत्व दिया है। अपनी रचनाओं में नारी मात्र को विशेष महत्व दिया है। गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में नारी को बड़ा ही सम्मान दिया है और इन्होंने अपने कई सारे काव्यों की नायिका नारी को बनाया है। अगला बिंदु है प्रबंध और मुक्तक दोनों में लेखन। गुप्त जी की जो लेखनी है वो प्रबंध और मुक्तक दोनों में बड़ी अच्छी तरीके से चली है। बहुत सारे प्रबंध काव्यों की रचना करी है। इनकी यशोधरा की बात की जाए, विष्णुप्रिया की बात की जाए, अनेक की बात की जाए, कुरुक्षेत्र की बात की जाए, बकसंहार की बात की जाए, आदि आदि बहुत सारी रचनाएं इनकी हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में
शब्द शक्ति तथा अलंकारों के सक्षम प्रयोग के साथ मुहावरों का भी बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया है। और अंतिम इनका जो बिंदु है वो है पति वियुक्ता नारी का वर्णन। साकेत की बात की जाए इस संदर्भ में तो साकेत में उर्मिला के विरह का वर्णन इन्होंने बड़ी ही मार्मिकता के साथ किया है। यशोधरा महाकाव्य में यशोधरा के विरह की बात भी यह करते हैं, लेकिन इन्होंने उर्मिला के विरह का वर्णन साकेत के 9वें सर्ग में बड़ी ही तल्लीनता के साथ किया है। इस तरह हम देखते हैं गुप्त जी के काव्य की जो विशेषताएं हैं वो आपको संक्षेप में उनकी हमने यहाँ चर्चा की। आशा है कि आप गुप्त जी के काव्य की विशेषताएं समझ चुके होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।